हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के मॉडल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस फाइल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बस वीडियो को स्टार्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। तो कैपिटल नेचर के सारे रिसिप्ट को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थिति विवरण में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अदर चंदे को दिखाया जाता है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम एसेट की तरह ट्रीट करते हैं और इसे हम एसेट साइड में शो करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपत्ति भाग में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। इनमें से कौन एनपीओ का एग्जाम्पल नहीं है। तो महाविद्यालय, खेलकूद क्लब और अस्पताल, ये तीनों एनपीओ के एग्जाम्पल हैं, जबकि मारुति उद्योग एनपीओ का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मारुति उद्योग। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज। तो एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसीव सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयगत प्राप्ति। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठन है। इनमें से कौन एनपीओ का एग्जाम्पल है। तो टाटा स्टील, एयर इंडिया और जेट एयरवे, ये तीनों एनपीओ के एग्जाम्पल नहीं है, जबकि बिहार एकेडमिक काउंसिल ये एनपीओ का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बिहार अकादमिक परिषद। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क है, यानी कि लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय द क्लब इज। तो एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन शुल्क पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, यानी कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज। तो जब एसेट्स ज़्यादा हो जाता है और लायबिलिटी कम होता है, तो उस केस में उसे हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजी निधि। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज। तो एडवांस के सब्सक्रिप्शन मुझे अभी मिल चुके हैं, तो उसे हम एक लायबिलिटी की तरह से लायबिलिटी मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दायित्व। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के लिए प्राप्त किया गया चंदा माना जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। तो उसे कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50, यानी कि 50 से ज़्यादा एक ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की संख्या नहीं हो सकती है। मैक्सिमम संख्या हो सकती है 50। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा लाभ नियोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर। तो जब फिक्स्ड बेसिस पे पार्टनर्स के अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, तो उस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों को बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थायी आधार पर। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, साझेदारी सहने के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, तो उस केस में पार्टनर्स को ना ही सैलरी मिलती है, ना ही कमीशन मिलता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, यानी कि कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि समान मासिक राशि प्रत्येक माह के शुरू में आहरण की जाती है, तो कौन से समय को ध्यान में रखा जाएगा। व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने जब वीडियो को चैप्टर वाइज कवर किया था, तो उस टाइम मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। तो उस वीडियो को देख लेना, आपको सारा चीज़ अच्छे समझ आ जाएगा। फिलहाल आंसर बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6.5 मंथ्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। तो इसकी एक मैंने ट्रिक भी दी थी आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 महीने के लिए। व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉवल आर नॉट मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। विच अकाउंट इज ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब कैपिटल फिक्स रखा जाता है, तो उस केस में कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों को खोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूंजी और चालू खाते।
अब क्वेश्चन नंबर 17 है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज। तो जब ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगाया जाता है तो पार्टनर्स बिजनेस को इंटरेस्ट के रूप में पैसे देते हैं, इसलिए ये बिजनेस को प्रॉफिट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यवसाय के लिए लाभ, प्रॉफिट टू बिजनेस। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ। ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स। तो इन तीनों को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट इनटू। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के चेंज होने पर उसे हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने चैप्टर वाइज की वीडियो में कवर कर लिए थे, तो आप लोग देख सकते हो कितने क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्म का पुनर्गठन। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, 3 साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3 पार्टनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:3, 1:3 और 1:3। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, ख्याति एक संपत्ति है, गुडविल इज एन। तो गुडविल बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मूल्यवान संपत्ति। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, अधिक लाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट। तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे हम सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपको गुडविल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखनी है, जहां आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल तीनों टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप हमारी चैप्टर वाइज कवर्ड वीडियो को देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, एकाकी व्यापार में ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक नहीं है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट नेसेसरी इन सोल ट्रेडिंग ऑन सेलिंग द फर्म। व्यवसाय बेचने पर हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं होती ख्याति की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड विथ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूंजी पर ब्याज से। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड प्रीमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रीमियम। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, दायित्व में कमी है, डिक्रीज इन द लायबिलिटीज। तो जब लायबिलिटी घटता है तो बिजनेस को गेन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गेन, दैट इज लाभ। अब 27 नंबर क्वेश्चन है, एक नए साझेदार के प्रवेश के समय सामान्य संचय हस्तांतरित किया जाता है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ट्रांसफर टू। तब उसे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में शेयर कर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अब क्वेश्चन नंबर 28 है, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्यांकन में कमी को डेबिट किया जाता है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्मूल्यांकन खाता में रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसे डेबिट कर दिया जाता है जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, एक साझेदार के अवकाश के समय सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, ए, बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा 3:2। ठीक है, ए, बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसकी देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि इफ द रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इन फुल अमाउंट ड्यू टू हिम इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके हिस्से की ख्याति को शेष साझेदारों के मध्य अपलिखित कर दिया जाता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज रिटेन ऑफ अमॉन्ग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। लाभ प्राप्ति के अनुपात में शेष साझेदारों के बीच ख्याति को अपलिखित कर दिया जाता है। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो उसे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साझेदारों के पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है, तो अब 34 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को
निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर, यानी कि मृत साझेदार सहित सभी साझेदारों के खाते में जमा कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पूंजी खाते में जमा किया जाता है। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, तो जो जितने भी प्रॉफिट होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से उन सभी को सभी पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभी साझेदार में। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, एक्स वाई और जेड लाभ हानि इक्वल रेशियो में बांटते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया लाभ अनुपात क्या होगा? तो जब 3 पार्टनर्स थे तो इनका रेशियो 1:1:1 था, डिनोमिनेटर 3 था। अब जब 2 पार्टनर्स हो गए तो डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी साझेदार द्वारा 20,000 के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 बाय अ पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। तो जब कोई पार्टनर लायबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साझेदार का पूंजी खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। तो फर्म के डिसॉल्यूशन के टाइम बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वसूली खाते में। अब 39 नंबर क्वेश्चन है, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स आर ट्रांसफर टू। तो जितने भी संचित लाभ होते हैं उन्हें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साझेदार के पूंजी खाते में। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है? ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। तब जितने भी रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी लॉस होते हैं उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। एट द टाइम ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिटियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। तो जितने भी फिक्टिटियस एसेट होते हैं उन्हें हम कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? ऑन फर्म डिसॉल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रिपेयर एट द लास्ट। तो सबसे लास्ट में हम कैश और बैंक अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोकड़ या बैंक खाता। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि फर्म की कुल संपत्तियां 3,25,000 हो एवं कुल बाहरी लेनदार 45,000 हो तो साझेदारों की पूंजी की राशि होगी। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 3,25,000 एंड द टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इज ₹45,000 देन द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल विल बी। तो 3,25,000 से 45,000 माइनस कर देंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2,80,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 44 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, न्यायालय द्वारा एक साझेदार को दिवालिया घोषित किया जाना फर्म के किस प्रकार के समापन के अंतर्गत आएगा? इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट विल कम अंडर विच टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो ये कंपलसरी डिसॉल्यूशन का एक केस है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनिवार्य समापन, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, यदि ₹10 वाला समता अंश ₹12 पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। इफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इशूड एट ₹12 ईच इट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो फेस वैल्यू 10 था उससे ₹2 ज़्यादा इसे इशू किया गया है, यानी कि हम कह सकते हैं इसे प्रीमियम पर इशू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इशूड एट प्रीमियम, अधिमूल्य पर निर्गमन इसे किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जा सकता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर। तो प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर को हम बोनस शेयर, यानी कि बोनस अंशों के निर्गमन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इशू ऑफ बोनस शेयर। अब
क्वेश्चन नंबर 48 है, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स पेड अप कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चुकता पूंजी। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, अंश आवंटन खाता होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, अंशों के अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज शोन ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को। अगर आप इस फाइल की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप हमारी फ़ाइल को डाउनलोड कर सकते हो। फाइल का पासवर्ड है VALUABLEASSET यानी कि वैल्यूएबल एसेट। सारे वर्ड शॉर्ट में है बिना किसी स्पेस के, ठीक है।